हेलो, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो प्रॉपर्टी की ढेर सारी जानकारियां, ढेर सारी बातें आपके साथ होंगी इस शो के अंदर। आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के डायरेक्टर एंड हेड कंसल्टिंग प्रैक्टिस आशुतोष लिमणे साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आशुतोष जी हमारे बहुत ही पुराने प्रॉपर्टी गुरु हैं जिनसे हम लगातार, मतलब एक दशक शायद बीत चुका है आशुतोष जी जब हम आपसे सलाह लेते हैं। थोड़ा सा बीच में गैप जरूर हुआ जब हमारी आपसे बात नहीं हुई, लेकिन आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी सलाह से काफी लाभान्वित होंगे। तो हम दर्शकों के सवाल लें उससे पहले ये कि रीट्स, जिसकी चर्चा काफी जोरों पे थी, देश का पहला रीट्स आ चुका है और अब लिस्ट भी हो चुका है और एक अच्छी लिस्टिंग उसे माना जा रहा है। तो क्या हम माने कि अब रियल एस्टेट में रीट्स के आने के बाद रियल एस्टेट में निवेश का तरीका थोड़ा सा बदलेगा और ज़्यादा भरोसेमंद हो जाएगा? बिल्कुल, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज थी प्रॉपर्टी मार्केट के लिए कि रीट का लिस्टिंग होना। और जिस तरह से इस रीट का रिस्पांस मिला है, मार्केट ने जिस तरह से उसको सपोर्ट किया है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है पूरी इंडस्ट्री के लिए। बेस्ट ऑफ द प्रमोटर्स, बेस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस, और जिस रेट पे लिस्टिंग हुई है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव और वेल्थ क्रिएटिंग रेट है। मैं ये मानता हूँ कि रियल एस्टेट में निवेश करने के तरीके बदलेंगे। कमर्शियल रियल एस्टेट जहाँ पे आम आदमी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका टिकट साइज़ हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट के जो रिटर्न पोटेंशियल है उससे वो वंचित था, वो नहीं ले पा रहा था उसके बेनिफिट्स। उसके लिए एक नया तरीका खुल गया है। डेवलपर्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि उनको भी डीकैपिटलाइज करने का एक अच्छा तरीका उनके पास भी अवेलेबल हो गया है। तो लॉन्ग टर्म ये निवेश बहुत ही अच्छा साबित होगा निवेशकों के लिए, वेल्थ क्रिएट करेगा लॉन्ग टर्म। और उसकी एक और खासियत यह है कि स्टॉक्स या शेयर्स जितना वोलेटिलिटी उसमें नहीं है, जो ऊपर नीचे चढ़ा है, जो आम निवेशकों के समझ के बाहर होते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता उसको स्टडी करके डे टू डे बेसिस पे एंट्री एग्जिट करने के लिए। तो ये आपको बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स, यानी कुछ आपकी सर्टेनिटी बनाए रखेगा और वेल्थ भी क्रिएट करेगा। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। आगे चल के इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव साबित होगा, निवेशकों के लिए साबित होगा पॉजिटिव, और इसके सक्सेसफुल होते हुए कई और रीट्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में अगले कुछ महीनों में आएंगे। राइट। एक छोटा सा सवाल यहाँ मेरे जहन में आता है रीट्स को लेकर कि जब एक नया एवेन्यू खुल गया है रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए, तो क्या मानूं कि थोड़ा सा रेजिडेंशियल साइड पे जो निवेशकों का जोर होता था वो भी कम होगा और थोड़ा इस तरफ आएंगे? जी हाँ, देखेंगे रेसिडेंशियल में जो निवेश होता है भारत में वो ज़्यादातर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होता है, क्योंकि रेसिडेंशियल में हम लोग रिटर्न्स या यील्ड्स देखेंगे वो महज 2 या 3% के होते हैं, जो अपने आप में कोई फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं कहा जा सकता। तो रेसिडेंशियल में जो इन्वेस्टर्स का जो फ्लो था वो वैसे भी थोड़ा धीमा हो गया था क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन उन्हें खास मिला नहीं। तो ये जो सारी वेल्थ है, ये जो पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स की, ये भी अभी कमर्शियल की तरफ मूव होगी। और कमर्शियल स्टोरी बहुत अच्छी बन रही है इंडिया की, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जॉब क्रिएशन हो रही है, ऑफिस मार्केट्स अच्छा कर रही हैं। तो ये जो फेज़ है, पॉजिटिव फेज़, उसका फ़ायदा अभी रिटेल निवेशकों को भी मिलेगा। तो रेसिडेंशियल से फोकस थोड़ा सा हटके कमर्शियल में भी जाएगा। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी कि रेजिडेंशियल में जहाँ पर आपको एक्चुअल होम बायर्स चाहिए थोड़ा, ताकि भाव जो हैं वो सही जगह पर रहें, वो एक अच्छी बात हो जाएगी। रीट्स में आपको एक नई एवेन्यू मिल गई है तो वहाँ पर आप बढ़िया एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। किराए से जो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आएगा उससे रीट्स बढ़ेगा, साथ में जो भी एसेट होगी उसकी कैपिटल वैल्यू बढ़ेगी, उसका भी फायदा लोगों को मिलेगा। तो एक बहुत बढ़िया सिचुएशन है। अब ये देखेंगे कि आगे कितने और रीट्स, कितने और मौके आते हैं जहाँ पर आप निवेश कर पाएंगे। चलिए, तो ये तो बात हो गई रीट्स की, और अब दर्शक के सवाल हो जाए। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक रोहित नंदी साहब मुंबई से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। रोहित से बोल रहा हूँ जी। मुझे अभी ये जानना है कि दुबई का जो प्रॉपर्टी मार्केट है तो इसका सिचुएशन 5 years डाउन द लाइन कैसे रहेगा, मतलब बोथ फ्रॉम द रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इन्वेस्टिंग इन इंडिया इज, if I invest 3 crores in a flat in Mumbai, I'll be getting the same kind of area in Dubai for the 3 crore. Okay. So the question is, should I invest in Mumbai or Dubai? Because the rate of return in Dubai is 7 to 8% rental income. जी, रेसिडेंशियल। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका रोहित। तो 2 इसमें चीजें होंगी। एक तो ये कि
जब आप भारत से तुलना करेंगे तो वो कैसा है और अपने आप में दुबई का मार्केट कैसा है, थोड़े दोनों जुदा जुदा चीज़ें हैं। सो हम आशुतोष जी से इस पर सलाह लेंगे। तो सर, इन दोनों ही एस्पेक्ट्स में कैसे देखा जाए दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को? देखिए विपिन, इनके सवाल में दो एंगल्स हैं। एक है कंपैरेटिव सिनेरियो, जैसे भारत में क्या रिटर्न्स मिलेंगे प्रॉपर्टी मार्केट से और दुबई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्या मिलेंगे। इसके साथ साथ एक और एंगल यहाँ पे आ जाता है टैक्सेशन का, क्योंकि आप किसी विदेश में प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अपनी टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए कि टैक्स एफिशिएंसी आप कैसे इंश्योर करेंगे। प्रॉपर्टी मार्केट से यदि आप देखेंगे तो आपकी अगर 2.5-3 करोड़ की एपेटाइट है तो आप मुंबई में या दुबई में दोनों में अच्छे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो। ये बिल्कुल सही है कि वहाँ पे रेंटल रिटर्न्स ज़्यादा है, 6 से 7% के रेंटल रिटर्न्स वहाँ पे काफ़ी कॉमन है। अच्छी प्रॉपर्टीज़ में थोड़े ज़्यादा भी मिल सकते हैं। इंडिया में ये 2.5 से 3% ही मिलेंगे। रही बात कैपिटल एप्रिसिएशन की, तो इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी स्टेबल हैं। आगे चल के मार्जिनल इंक्रीज़ होने की गुंजाइश हम मानते हैं। दुबई में राइट नाउ प्रॉपर्टी प्राइसेस आर स्टेबल, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे अभी प्रॉपर्टी प्राइस पे प्रेशर है। तो अगले 6 से 9 महीनों में हमारी ये उम्मीद है कि बॉटम आउट हो जाएगा वहाँ का प्रॉपर्टी मार्केट। तो इनके पास करीब 6 से 9 महीने का समय उपलब्ध है अपना होमवर्क करके प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। आगे चल के 3 से 6 महीने और प्रॉपर्टी प्राइसेस स्टेबल रहेंगी, उसके बाद ही बढ़ेंगी। तो ये उनको बेटर रिटर्न देगा मुंबई या इंडिया के प्रॉपर्टीज़ के बदले, लेकिन उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि टैक्स एफिशिएंसी वो इसमें ले आएँ और अपने टैक्स एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। आई थिंक जो दुबई 2020 एक्सपो है उसके कारण जो मैं कह दूं कि सरप्लस प्रॉपर्टी आई थी, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर आ गया था प्राइसेस पे। एक बार 2020 एक्सपो हो जाता है उसके बाद हम देखेंगे कि थोड़ा और स्टेबिलिटी जी उसके मार्केट में आते हुए 6 से 9 महीने थोड़ा ओवर सप्लाई की सिचुएशन है, उसके बाद रैशनलाइजेशन हो जाएगा और इक्विलिब्रियम स्टेटस अचीव हो जाएगा। उसके बाद उनके रिटर्न्स पॉजिटिव उनको मिलना चालू हो जाएगा। राइट, तो रोहित जी आपके लिए हो गई सलाह और फटाफट हम ले लेते हैं यहाँ पर अजय सिंह साहब का सवाल जो हमारे साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछेंगे आप? गुड आफ्टरनून सर, विपिन जी। सवाल मेरा यह है सर कि मैं प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूँ दिल्ली उत्तम नगर में। ओके। और एक फाइनलाइज हमने लोकेशन कर रखी है उत्तम नगर में, वो मुझे कोट हुई है प्राइस अराउंड 22 के आसपास। ओके। तो ये मुझे बस इसमें होम लोन का क्या प्रोसीजर है और कैसे क्या मुझे असिस्ट थोड़ा आप मुझे बताएंगे, क्योंकि जो मैं आपका सवाल देख रहा हूँ वो है कि आपने कुछ विश्वास पार्क में 23 लाख 23.5 लाख के आसपास कोई प्रॉपर्टी है जी, उसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल उसी आसपास। ठीक है, ठीक है। तो आप जानना चाहते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, लोन प्रोसीजर और थोड़ा फ्यूचर में क्या ये प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, जरूर आपकी मदद करते हैं। सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? उत्तम नगर एक रिहायशी एरिया है और द्वारका, जनकपुरी, विकासपुरी, ये जो कमर्शियल हब्स हैं उससे लगा हुआ है। तो एरिया वाइज, लोकेशन वाइज एक अच्छी जगह है। उन्होंने अपना डेली कम्यूटिंग पैटर्न हमें बताया नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कम्यूटिंग पैटर्न उनके लिए कन्वीनियंट है, इसीलिए उन्होंने उत्तम नगर को चुना है। तो प्रॉपर्टी मार्केट के हिसाब से तो एक सही मार्केट है। होम लोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी। एक है उनकी अपनी बोरोइंग कैपेसिटी असेसमेंट, कि उनका जो हाउस होल्ड इनकम है, एनुअल इनकम, उसके हिसाब से उनकी जो EMI देने की क्षमता है उससे बैंक्स डिसाइड करेंगी कि इनको कितना लोन ग्रांट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है प्रॉपर्टी वैल्यू का एक सर्टन परसेंटेज बैंक अलाउ करती है एज होम लोन। यदि उनकी प्रॉपर्टी प्राइस 22-23 लाख है तो करीब 20% उनको अपनी सेविंग्स से अपफ्रंट जुटाना होगा और बचा 75 to 80% उनको लोन मिल सकता है। दोनों में उनकी सैलरी कैपेसिटी और लोन जो वैल्यू है, लोन टू प्रॉपर्टी वैल्यू, उसमें से जो कम अमाउंट होगी उतना लोन उनको ग्रांट हो जाएगा। मैं ये मान रहा हूँ कि प्रॉपर्टी पेपर्स सारे क्लियर हैं और ये प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लेंडिंग के लिए अप्रूव किया हुआ है। ये मान के मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों में से जो लोअर लिमिट होगी उतना लोन उनको मिल जाएगा 20 से 25 साल की ड्यूरेशन के लिए। और आज फ्लोटिंग रेट में उन्हें जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट है और उससे करीबन उनको 1 लाख, अगर प्रति 1 लाख लोन पे लगभग 700 रुपये के आसपास EMI आ जाएगा।